नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ दीप्ति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रस्तुत है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी हुई कहानी ग्रामीणा। कहानी की शुरुआत करती हूँ। पंडित रामधन तिवारी को परमात्मा ने बहुत धन संपत्ति दी थी, किंतु संतान के बिना उनका घर सूना था। धन धान्य से भरा पूरा घर उन्हें जंगल की तरह जान पड़ता। संतान की लालसा में उन्होंने न जाने कितने जप तप एवं विधान करवाए और अंत में उनकी ढलती उम्र में पुत्र तो नहीं किंतु एक पुत्री का जन्म अवश्य हुआ। तिवारी जी ने खूब खुले हाथ से खर्च किया। सारे गांव को प्रीति भोज दिया गया। महीनों घर में ढोलक ठनकती रही। कन्या ही सही, पर इसके जन्म से तिवारी के निसंतान होने का कलंक धुल गया। कन्या का रंग गोरा चिट्टा, आंखें बड़ी बड़ी, चौड़ा माथा और सुंदर सी नासिका थी। उसका नाम रखा गया सोना। सोना का लालन पालन बड़े प्यार से होने लगा। सोना के 7 साल की होने पर तिवारी जी ने घर में एक मास्टर लगाकर सोना को हिंदी पढ़ाना आरंभ किया। सोना ने थोड़े ही समय में रामायण महाभारत पढ़ना आरंभ कर दिया। ज़्यादा पढ़ाकर उन्हें सोना से कोई नौकरी तो करवानी नहीं थी, इसीलिए सोना का पढ़ना बंद कर दिया गया। अब सोना 9 वर्ष की सुकुमार सुंदर बालिका थी। उसकी सुंदरता और सुकुमारता को देखकर गांव के लोग कहते, तिवारी जी, आपकी बेटी देहात के लायक नहीं है, इसका विवाह तो कहीं शहर में ही करना। सुनते हैं शहर में बड़ा आराम होता है। तिवारी जी की बहन जानकी का विवाह तो गांव में ही हुआ था, किंतु इधर कुछ समय से वह शहर में जाकर रहने लगी थी। जब कभी वह शहर से चौड़े किनारे की साड़ी, आधी बाह की लेस लगा जैकेट, पैरों में काले काले स्लीपर पहनकर आती तो सारे गांव की स्त्रियां दौड़ दौड़ कर उसे देखने आती। जानकी के पति नारायण को नील में नौकरी मिल गई थी। उसे 20 रुपये माहवार मिलते थे। अब वह देहाती नहीं था, 16 आने का शहरी बाबू बन गया था। जब कभी गांव में जाता कान में इत्र का फाहा जरूर रखता। गांव वालों को अपने जीवन से शहर का जीवन ही सुखमय और शांतिदायक मालूम होता। इन सब बातों को देखकर और सोना की सुकुमारता को देखते हुए सोना की मां नंदो ने निश्चय कर लिया था कि मैं अपने सोना का विवाह शहर में ही करूंगी। किंतु सोना को कुछ ज्ञान नहीं था। वह तो अपने देहाती जीवन में ही मस्त थी। वह दिन भर स्वच्छंद फिरा करती। कभी कभी वह समय पर खाना खाने आ जाती और कभी कभी खेल में खाना खाना ही भूल जाती। सुंदर चीज़ें इकट्ठी करने और उन्हें देखने का उसे व्यसन सा था। गांव में उसे अपने जोड़ की कोई लड़की नहीं मिलती, इसलिए किसी लड़की से उसका अधिक मेल जोल नहीं था। नंदो को सोना की स्वच्छंद प्रियता पसंद नहीं थी, किंतु वह सोना को दबा भी नहीं सकती थी। जब कभी वह सोना को इसके लिए कुछ कहती तो तिवारी जी उसे आड़े हाथों लेते, कहते, लड़की है, पराए घर तो उसे जाना ही पड़ेगा, क्यों उसके पीछे पड़ी रहती हो? जितने दिन है खेलने दो, तुम्हारे घर जन्म भर थोड़ी ही बनी रहेगी। लाचार नंदू चुप रह जाती। सोना ने 13वें साल में पैर रखा, किंतु तिवारी जी का ध्यान इस तरफ नहीं था। एक दिन नंदो ने उन्हें छेड़ा, सोना के विवाह की भी कुछ फिक्र है? तिवारी जी चौंक से उठे, बोले, सोना का विवाह? अभी वह कितने साल की है? किंतु यह कितने दिन चल सकता था? लड़की का विवाह तो करना ही पड़ता है। इधर सोना अभी सिर्फ बालिका ही थी।
वह राजा रानी का खेल खेलती। अब वह बड़ी हो गई थी, किंतु सोना को इसका ज्ञान नहीं था। सोना का विवाह तय हो गया। वर की आयु 22 साल की थी। वह सुंदर, स्वस्थ एवं चरित्रवान युवक थे। वे एक प्रेस में नौकरी करते थे। 75 रुपये माहवार तनख्वाह पाते थे। घर में एक बूढ़ी माँ को छोड़कर और कोई नहीं था। बिहार के रहने वाले थे। कुछ ही दिनों से यूपी में आए थे। पर्दे के बड़े ही पक्षपाती और पुरानी रूढ़ियों के कायल थे। नाम था विश्व मोहन। जब तिवारी जी ने विश्व मोहन एवं उनके घर को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। विश्व मोहन बाबू पूरे साहब से दिखते थे। उनके घर के सभी खिड़की दरवाज़ों पर चीखें पड़ी हुई थी। ज़मीन पर एक दरी बिछी हुई थी, जिसके बीच में एक गोल मेज़ थी। मेज़ के चारों तरफ कुर्सियाँ थीं। सुंदर सुंदर प्यालों में मेज पर बैठकर चाय पीने का तिवारी जी के जीवन का यह पहला ही अनुभव था। चाय पीने के बाद तिवारी जी ने 2 गिन्नियाँ परीक्षा में देकर शादी पक्की कर दी। रास्ते में नारायण ने कहा, घर में देखा कितना पर्दा है। इनकी माँ बूढ़ी हो गई है, मगर मजाल है जो कोई परछाई भी देख ले। तिवारी जी खुशी खुशी घर लौटे। घर आकर उन्होंने नंदो के सामने वर के रूप और गुण का बखान किया तो नंदो फूली नहीं समाई। वह जैसा घर और वर अपनी पुत्री के लिए चाहती थी, वैसा ही उसे मिल गया था। इसके लिए उन्होंने परमात्मा को धन्यवाद दिया और नारायण को मन से आशीर्वाद दिया। सोना ने जब सुना कि उसका विवाह हो रहा है तब वह दौड़ कर आई। उसने माँ से कहा, माँ, विवाह कैसा होता है और क्यों होता है? माँ समझ नहीं सके कि पुत्री को क्या उत्तर दे, किंतु चतुर जानकी ने बात बना ली। वह बोली, विवाह हो जाने पर अच्छे अच्छे गहने कपड़े मिलते हैं, इसलिए विवाह होता है। सास के घर जाना पड़ता है। सो तो मैं पहले से ही जानती थी बुआ कि विवाह होने पर सास के घर जाना पड़ता है। मैं कह देती हूँ कि मैं कहीं नहीं जाऊँगी, विवाह चाहे करो या ना करो। कहती हुई सोना खेलने चली गई। नंदो बोली, जानकी दीदी, तुम लोगों की कृपा से मेरी सोना सुखी रहे। जैसे उसका नाम सोना है, वैसे ही उसके जीवन में सोना बरसता रहे। सोना का विवाह हो गया। रामधन तिवारी की लड़की का विवाह गांव के अन्य विवाहों से अलग था। उसमें सभी सामान शहर के लोगों के अनुरूप था। विदा के समय बेटी के रुदन को देखकर माता पिता विवल उठे। विदा के बाद पुत्री की बिछोह के साथ साथ तिवारी जी को आत्मसंतोष भी था कि उनकी पुत्री अच्छे घर में ब्याही गई और सुख से रहेगी। सोना ससुराल पहुंची। रास्ते भर तो जैसे तैसे आई, किंतु यहाँ आकर एक कोठरी में बंद कर दी गई और बाहर की साफ हवा दुर्लभ हो गई। उसे ससुराल का जीवन बड़ा कष्टकर मालूम हुआ। 4-6 दिन में वह मुरझा सी गई। एक दिन विश्व मोहन ऑफिस चले गए। सास सो रही थी। सोना आंगन के दरवाजे तक चली गई। चिक को हटाकर जरा बाहर झाँका। यहाँ देहात की सुंदरता तो नहीं थी, किंतु साफ हवा तो थी ही। उसी समय एक बुढ़िया वहां से निकली। सोना को उसने चिक के पास देख लिया। उसने आकर उसकी सास से शिकायत की, विष्णु की अम्मा, तुम्हारी बहू के लक्षण अच्छे नहीं हैं। सोना को समझ नहीं आया कि उसे किस काम के लिए डांट पड़ रही है। चिक के पास जाकर उसने कौन सा अपराध कर दिया। इसी बीच सोना को लेने तिवारी जी आ गए। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह वापस नहीं आएगी, लेकिन शहर वाले
बहू को मैके में ज़्यादा दिन नहीं रहने देते। विश्व मोहन 15 दिन बाद ही सोना को लेने चले गए। वे जब आ रहे थे तो सोना रास्ते में ही पेड़ पर चढ़ी मिली। उसके साथ और भी बहुत से लड़के और लड़कियां थे। सोना का सिर खोला था। सोना को विश्व मोहन ने देखा, किंतु वह उन्हें देख नहीं पाई। पत्नी के रंग ढंग उन्हें सुहाए नहीं और उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब वे अपनी पत्नी को यहाँ नहीं भेजेंगे। सोना फिर ससुराल आई। सास ने गृहस्थी का सारा भार सोना पर डालकर गृहस्थी से छुट्टी ले ली। सोना ने कभी घर का काम नहीं किया था। अंत उसे बहुत कठिनाई हुई। धीरे धीरे उसे काम का अभ्यास हो गया। घर में रात दिन बंद रहने की आदत नहीं थी। बाहर जाने के लिए उसका मन व्याकुल रहता। बाहर चना जोर गरम या अन्य आवाज सुनकर वह व्याकुल हो जाती। अपनी यह जीवन उसे कैद खाने के समान लगता। सोना बहुत दिनों तक अपने आप को रोक नहीं सकी। वह पति एवं सास की आंख बचाकर गृह कार्य के पश्चात कभी खिड़की कभी दरवाजे के पास खड़ी होकर या जैसा मौका मिलता जाकर खड़ी हो जाती। बाहर का दृश्य, हरे भरे पेड़ पत्तियां देखकर उसे कुछ शांति मिलती। मोहल्ले वालों से यह बात सहन नहीं हुई। कल की आई हुई बड़े घर की बहू सदा खिड़की दरवाजों से लगी रहे। पुराने विचार वाले पर्दे के पक्षपातियों को सोना की हर बात में बुराई नजर आने लगी। इसी बीच किसी काम से सोना की सास को कुछ दिनों के लिए गांव जाना पड़ा। अब पति के ऑफिस जाने के बाद वह स्वच्छंद हिरनी की तरह फिरा करती। कोई रोक टोक करने वाला तो था नहीं। कभी कभी वह चिक से बाहर भी चली जाया करती थी। आसपास की कई औरतों से उसकी जान पहचान भी हो गई। वे लोग सोना के घर आने जाने लगे। वह लोग जो सोना से घुल मिलकर घंटों बातें किया करते थे, बाहर जाकर उसके विषय में न जाने क्या क्या कहते। धीरे धीरे इन बातों की चर्चा विश्व मोहन के कानों में जा पहुंची। उन्होंने गांव से अपनी माँ को बुला भेजा। साथ ही सोना को भी समझा दिया कि वह संभल कर रहे। सास के आने पर सोना पर फिर पहरा बैठ गया। सोना का मन जरा सा मौका पाते ही साफ हवा के लिए मचल उठता और वह अपने आप को रोक नहीं पाती। सख्त पर्दे में रह पाना उसके लिए कठिन हो गया था। एक दिन विश्व मोहन को शहर से बाहर किसी काम से जाना पड़ा। सास खाना खाने के बाद लेट गई। सोना ने गृहस्थी का काम समाप्त करने के बाद कपड़े बदले और एक पुस्तक पढ़ने बैठ गई। पुस्तक कई बार पढ़ी हुई थी, इसीलिए उसका मन उस पुस्तक में नहीं लग रहा था। उसी समय ठेले वाले ने आवाज़ दी, हर माल मिलेगा 2 पैसा। किताब फेंककर सोना दरवाजे की तरफ दौड़ी। ठेले वाला दूर निकल गया था। निराश होकर वापस लौटने ही वाली थी कि पड़ोस में रहने वाला बनिए का लड़का फैजू दौड़ता हुआ आया और बोला, भौजी सुई धागा हो तो ज़रा मेरे कुर्ते का बटन टाक दो, मैं कुश्ती खेलने जाता हूँ। सोना ने पूछा, कुश्ती देखने जाते हो कि लड़ने? फैजू ने मुस्कुराकर कहा, दोनों काम करने भौजी, पहले बटन तो टाक दो, नहीं तो देर हो जाएगी। सोना सुई धागा लाकर बटन टाकने लगी। फैजू वही फर्श पर सोना से ज़रा दूर हटकर बैठ गया। गाड़ी 3 घंटे लेट थी। विश्व मोहन ने सोचा, यहाँ बैठे बैठे क्या करेंगे, चले तब तक घर बैठकर आराम करते हैं। सामान स्टेशन पर ही छोड़कर स्टेशन मास्टर की साइकिल लेकर विश्व मोहन घर पहुंचे। बैठक में फैजू को बैठा देखकर उनके तन बदन में आग लग गई।
अपने गुस्से को पीकर चुपचाप अंदर आए। माता के पास बैठ गए। सोना जो तो किसी प्रकार बटन टाप कर कुर्ता फैजो को देकर अंदर आई। उसने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि जरा सी बात यहाँ तक बढ़ जाएगी। पति का चेहरा देखकर वह सहम गई। उसने डरते डरते पति से पूछा, कैसे लौट आए? विश्व मोहन ने रुखाई से जवाब दिया, गाड़ी लेट है। सोना ने फिर पूछा, अब कब जाओगे? विश्व मोहन ने तीव्र दृष्टि से पत्नी पर नजर डाली और कठोर स्वर में बोले, गाड़ी 3 घंटे बाद आएगी, तब चला जाऊंगा। सोना के आग्रह करने पर विश्व मोहन अपने कमरे में गए। कुर्सी पर बैठकर एक पुस्तक के पन्ने पलटने लगे। पढ़ने के नाम पर कदाचित वे एक अक्षर भी नहीं पढ़ पाए। अपनी अंतर्वेदना को चुपचाप लहू के घूंट की तरह पी रहे थे। सोना का आचरण उन्हें पीड़ा पहुंचा रहा था। पति की आंतरिक वेदनाओं से छिपी नहीं थी। उसने अपना सिर विश्व मोहन के पैरों पर रख दिया। बोली, इस बार मुझे माफ कर दो। अब तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। मुझसे नाराज मत हो। विश्व मोहन के पैरों पर जैसे किसी ने जलती हुई आग धर दी हो। तिरस्कार के स्वर में बोले, यह बात आज क्या तुम पहली बार कर रही हो? यह मौखिक प्रतिज्ञा है, हार्दिक नहीं। अब तुम्हारे इस आचरण के कारण मैं शहर में सिर उठाने के काबिल नहीं रहा। जो जी में आया करती हो। भला यह सौदा तुम्हारे पास बटन टकवाने क्यों आया? तुम इनकार नहीं कर सकती थी। सोना ने भय कातर दृष्टि से पति की ओर देखते हुए कहा, जरा सा तो काम था। पड़ोसी धर्म के नाते मैंने सोचा कि कर देना चाहिए। इसी प्रकार जरा जरा सी बातों से बड़ी बड़ी बातें हो जाया करती है। निभाया करो पड़ोसी धर्म, मगर मेरी इज्जत का तो ख्याल मत करना। मत करो मेरी इज्जत का ख्याल। कहते हुए विश्व मोहन बाहर चले गए। आहत अपमान से सोना तड़प उठी। कटे वृक्ष की भांति खाट पर गिर पड़ी और खूब रोई। रो लेने के बाद उसका जी हल्का हुआ। उसे अपने गांव का स्वच्छंद जीवन याद आने लगा। नदी पर गांव भर की बहू बेटियां एक साथ स्नान करने जाया करती थी, फिर एक साथ गाती हुई लौटती थी। कितना सुखमय जीवन था वो। चने के खेत में चने की नर्म नर्म पत्तियां खाया करते थे। वहाँ छीना झपटी भी हो जाया करती थी। अपने पड़ोसी कुंदन के लिए वह माँ से झगड़कर मिठाई भी ले जाया करती थी। क्रोशिये से एक सुंदर गोल बटुआ बनाकर उसने कुंदन को दिया था। कुंदन की भाभी नई नई ब्याह कर आई थी। वह भी उन लोगों के साथ स्नान करने जाया करती थी। साथ बैठकर झूला भी झूलते थे। फिर मैंने कौन सा ऐसा पाप कर डाला कि इन्हें शहर में सिर उठाने की जगह नहीं मिली? यदि किसी का कुछ काम कर देना ही पाप है तो शायद यह पाप जाने अनजाने में मुझसे होता ही रहेगा। मेरे कारण इन्हें पग पग पर लांछित होना पड़े तो मेरे इस जीवन का मूल्य ही क्या है? ऐसे जीवन से तो मर जाना ही अच्छा है। मैं घर के अंदर पर्दे में नहीं रह सकती। यही मेरा अपराध है ना? इसी के कारण तो लोग मेरे आचरण में धब्बे लगाते हैं। मैं लोगों से इसी तरह अच्छी बोलती हूँ, प्रेम पूर्ण व्यवहार करती हूँ। यही बुराई है मुझ में? हाँ, आज उन्हें मुझ पर क्रोध आया। उन्होंने तिरस्कार के साथ मुझसे झिड़क दिया। इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। पत्थर के पाट पर फिर रस्सी के रोज रोज घिसने से निशान पड़ जाते हैं। फिर वे तो देवतुल्य पुरुष हैं। उनका हृदय तो कोमल है। इन अपवादों का असर कैसे नहीं पड़ता? रामचंद्र ने भी तो जरा सी ही बात पर गर्भवती सीता को वनवास दे दिया था। फिर ये तो साधारण मनुष्य ही है। इन्होंने तो जो कुछ कहा ठीक ही कहा, पर इसमें मेरा कौन सा दोष है?
जब इन्हीं को मेरा आचरण ठीक नहीं लगता है तो मैं जी कर क्या करूँगी। इसी प्रकार के अनेक संकल्प विकल्प सोना के मन में आए और चले गए। 3 दिन बाद विश्व मोहन लौटे। जाने से पहले उनमें और सोना में जो कुछ बातचीत हुई थी वे उसे प्रायः भूल गए थे। सोना के लिए एक अच्छी सी साड़ी, स्लीपर और कुछ हेयर क्लिप लाए हुए थे, किंतु सामने ही चबूतरे पर उन्हें फैजू बैठा हुआ मिला। विश्व मोहन उसे देखते ही तिलमिला उठे। सारी बात ज्यों की त्यों ताजा हो गई। चेहरा फिर गंभीर हो गया। घर आकर वे सोना से एक बात भी नहीं कर पाए। माँ से 1-2 बात किए बिना ही भोजन करके ऑफिस चले गए। सोना से यह उपेक्षा सही नहीं गई। पिछले 3 दिनों से वह खिड़की दरवाजे के पास भी नहीं गई थी और उसने यह निश्चय कर लिया था कि अब वह कभी खिड़की दरवाजे के पास नहीं जाएगी। विश्व मोहन के व्यवहार ने उसे अधिक खिन्न कर दिया था। अपने जीवन को समाप्त करने का उसे और कोई साधन नहीं मिला। आंगन में लगे धतूरे के पेड़ से उसने 2-3 फल तोड़ लिए और उन्हें पीसकर पी गई। कुछ ही क्षण बाद सोना के हाथ पैर अकड़ने लगे। उसकी ज़बान ऐंठ गई और चेहरा काला पड़ गया। वह देख रही थी किंतु बोल नहीं सकती थी। इसी समय तिवारी जी सोना को विदा करवाने आ पहुँचे। सोना पिता को देखकर बहुत रोई। देखते ही देखते सोना के प्राण पखेरु उड़ गए। सोना सदा के लिए शांति की नींद सो गई। अपवाद की विषैली वायु उसे छू भी नहीं सकती थी। घर भर में कोहराम मच गया। शाम 6 बजे विश्व मोहन जी ऑफिस से लौटे। घर में रोने की आवाज़ सुनकर उनका हृदय किसी अज्ञात आशंका से कांप उठा। घर आकर देखा कि तिवारी जी की कन्या की लाश गोद में लेकर दहाड़े मारकर रो रहे थे। इस बीच तिवारी जी कई बार कन्या को लेने आ चुके थे, किंतु विश्व मोहन ने विदा नहीं किया था। विश्व मोहन व तिवारी में कोई खास बातचीत नहीं हुई। अंतिम संस्कार के बाद जब विश्व मोहन लौटे तो मेज पर उन्हें सोना का पत्र प्राप्त हुआ। मेरे देवता, मैं मर रही हूँ। मरने वाला झूठ नहीं बोला करता। आज तो अंतिम बार विश्वास कर लेना, मैं निर्दोष थी। मुझे लगता है यह दुनिया मेरे लायक नहीं है या मैं इस दुनिया के लायक नहीं हूँ। इस छल कपट से परिपूर्ण संसार में मुझे भेजकर विधाता ने उचित नहीं किया। आप मेरी एक कठिनाई नहीं समझ सके। एक वातावरण से दूसरे वातावरण में पहुंचकर मैं अपने को शीघ्र ही अनुकूल नहीं बना पाई। अपने मरने का मुझे कोई अफसोस नहीं है। दुख है तो केवल इसका कि मैं आपको सुखी नहीं कर सके। अभागिनी सोना। कहानी यही खत्म होती है दोस्तों। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद।